आज की वीडियो में आप सभी का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का क्लास नंबर 10 का पेपर हुआ है, तो हम उसी का एनालिसिस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो देखिए कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आए क्वेश्चंस, इन सभी के आंसर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम करते आते हैं। इसमें खंड ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके ये जो पैराग्राफ पैसेज दिया गया है, जीवन के उद्देश्य चलो, तो इसको हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, आपने भी सबने पूरा पढ़ा होगा इसको। तो इसमें उपयुक्त शिक्षा, उपयुक्त जो अपन को क्या देना है, उपयुक्त अध्ययन का शीर्षक क्या है, उचित। तो इसमें आएगा शिक्षा का उद्देश्य। जो जिसने भी फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस पे ऑप्शन पे टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमारे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको परसेंटेज हमने वोट दिया है क्या। ठीक है, तो इसमें ए आएगा आंसर। शिक्षा मनुष्य को बनाती है। शिक्षा मनुष्य को क्या बनाती है, संस्कारबद्ध बनाती है क्या। ठीक है, ये भी इसमें करेक्ट है। मानवीय गुणों से विभूति, ये भी इसमें करेक्ट आंसर है। और स्वाभिमान से जीना, ये भी इसमें उपयुक्त है। तो इसमें आएगा अपने पास उपयुक्त सभी। क्या है, शिक्षा में क्या है, इन तीनों चीज़ों में क्या है, निपुण बनाती है क्या। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उपयुक्त सभी, ये इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, देखो मानवता का विकास ये होता है। जीवन जीने की कला, तो ये भी इतना करेक्ट आंसर नहीं है। दानवता, ये राक्षसी प्रवृत्ति, सद्गुणों का ज्ञान, तो इसमें ये करेक्ट आंसर रहेगा। मनुष्य की प्रगति के पथ पर अग्रसर कौन करता है, तो शिक्षा हमें क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रगति में अग्रसर करती है, हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। गद्यांश को पढ़कर हमने इन सभी क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर आपको बता दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बात संभालती हैं पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास उदास गीतों में वे ढूंढ लेती जीवन की राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। तो ये था आपका अपठित गद्यांश। इसमें से अब अपन को क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि लड़कियां खिलखिलाती हैं। भाई लड़कियां खिलखिलाती हैं किस में, तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में, या उपयुक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, लड़कियां खिलखिलाती है, तो इसमें आएगा आपके उपयुक्त सभी के। भाई लड़कियां सभी मौसम में, इसमें लास्ट वाले लाइन देखिए, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां, तो सभी मौसम में क्या है, लड़कियां खिलखिलाती हैं। इन दोनों के आंसर तो आपको ऊपर वाले लाइन में मिल गए होंगे। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला, पुत्र का इस पूरे पैराग्राफ में कहीं जिक्र नहीं किया। पिता तो चल ही चुका है, परिवार वालों का कोई जिक्र नहीं है, तो इसमें आएगा बेटी ने। तो बेटी इज़ द करेक्ट आंसर। लड़कियों को दुकान किससे मिली, यहाँ पे देखो लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं, पिता के पिता से मिली दुकान, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पिता से। लड़कियों को दुकान किससे मिली थी, पिता से मिली। अब उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया है, लड़कियों क्या बताया, खुलकर जीने वाली, दुखी रहने वाली, हमेशा रोने वाली, कमज़ोर। तो दुखी रहने वाली इसमें कोई जिक्र नहीं आया, कमज़ोर का इसमें बताया नहीं गया, हमेशा रोने वाली, रोने का कोई जिक्र नहीं है। इसमें बताया लड़कियां हमेशा खिलखिलाती, मतलब कि खुलकर जीने वाली बताया गया है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए भाग व, ये जो आपका लेखन वाला सेक्शन है, उसमें विद्यार्थी जीवन में खेलकूद, भ्रष्टाचार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इन तीनों में से आपने जिस पे भी लिखा होगा वो काफ़ी अच्छा लिखा होगा कि इस पर तो क्या बोलना है, किसी पे भी कितना भी बोल सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पे आपको लिखना था, जिसमें जो भी लिखा अच्छा लिखा होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 4 में, भाई स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। तो जो भी आपने जिस भी फॉर्मूले से पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा। तो इसमें भी ऐसी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु एक पत्र लिखिए। तो चाहो तो आप ये शैक्षणिक भ्रमण जो बताया उस पर लिख सकते हो, या इस पर, दोनों में से किसी पे भी आपने लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा। अंगदान प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अचार पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन, आपको एक पोस्टर रेडी करना है, ठीक है, 25 से 30 शब्दों का, और उसमें इन दोनों में से आपको कंप्लीट करना है। अगर ये लिखा है तो इसमें एक डेट मेंशन कर दिए, 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी अब आपके आते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन। बहुवाचक, प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक का है, मतलब क्वेश्चन सारे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें औपचारिक शब्द में प्रत्यय है, तो औपचारिक शब्द में है अपने इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय इसमें, इक प्रत्यय। तो जिसने भी स वाला ऑप्शन लगाया है वो इज द करेक्ट आंसर। क्या देखिए सप्तऋषि शब्द में समास कौन सा है, तो सप्तऋषि समाज में होता है अपने द्विगु समास।
कौन सा समाज आएगा इसमें? द्विगु। द्वंद्व नहीं है, अविभाव नहीं है, बहुव्रीहि इसमें समाज नहीं है। इसमें आंसर आएगा आपके द्विगु। बड़भागी किसे कहा गया है? बड़भागी कहा गया है उद्धव को, तो इसमें आएगा उद्धव इज द राइट आंसर। ड्रे नृप बालक कालवश बोलत, पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है? देखो ये लाइनें बोली गई हैं विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है। और किससे, सॉरी विश्वामित्र नहीं, ये परशुराम के द्वारा बोली गई लाइन है, जो किससे बोली है? लक्ष्मण से बोली गई है, तो इसमें आंसर आ जाएगा लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मण आएगा इसमें। आभा शब्द का अर्थ होता है, तो आभा शब्द का सही अर्थ होता है चमक, बिल्कुल सही अर्थ इसमें चमक आएगा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक है आपके स्वयं प्रकाश जी, ठीक है। संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया था? तो संगति के लिए उत्साह नवाब साहब ने नहीं दिखाया था क्या? सिर्फ नाम के नवाब थे, संगति का उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया गया। मनु कितने भाई बहनों में सबसे छोटी? तो आपने पाठ भी पढ़ा है, तो मनु 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी क्या, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के लेखक हैं, तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है इसमें अज्ञेय जी, ठीक है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 6 के हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिए गए हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से जांच कर लीजिए कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं सही। अब आ रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट दिया गया क्वेश्चन आपको कि भाई रमेश शब्द इसमें संज्ञा है, तो इसमें है संज्ञा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा है। वह जा रहा है, रेखांकित शब्द, अब इसमें देखना है आपको कि वह जा रहा है में वह क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें, ठीक है। कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण है, तो इसमें है मीठा, विशेषण क्या है इसमें? मीठा है, ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमवाच्य बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्रिया कहते हैं क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। अब आ रहा है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये तो आपको इजी गोइंग तरीके से आ गया हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हाथों से मजबूर आंखें चश्मा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर आंखें भर आईं। तो देखिए उपयुक्त पाठ किस गद्यांश से लिया गया है? तो सीधा सी बात है कि भाई नेताजी के चश्मा से लिया गया है ये पाठ, ठीक है। ये गद्यांश किससे लिया गया है? नेताजी के चश्मे वाले अध्याय से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? तो आपकी पहली लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है क्या, कि हालदार साहब मजबूर आंखों चौराहे पर आते ही उनकी तरफ क्या हो जाती थी? आंखें खड़ी हो जाती थी। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक लगाना है आपको इसमें। हालदार साहब भावुक क्यों थे? तो इसमें मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना देते। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें क्या होगी? भर है, तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। और मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा था? तो मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा रखा गया था, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। आई थिंक सबसे ज़्यादा ऊपर वाले ही इसको चुना गया होगा, क्योंकि नीचे वाले से बढ़िया ये क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंदन ताको लागी। मतलब इस पद्यांश को आपने अच्छे से पढ़ा, तब इसके जो क्वेश्चन है उनको आपको देखना है। तो उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है? तो उपयुक्त गद्यांश के इसमें कवि हैं सूरदास जी। इसके कौन है कवि? सूरदास जी की रचना है, ठीक है। उस पद्यांश से लिया गया, उनके उस से लिया गया है, तो इसमें आंसर आ जाएगा सूरदास। अगला कि जल के भीतर कौन रहता है? तो जल के भीतर इसमें लिखना है आपको पुरइनी, मतलब पुरइनी का मतलब होता है कमल का पेड़, ठीक है।
कमल, पुरीनी का मतलब होता है कमल। तो जल के भीतर कौन रहता है? तो पुरीन पात रहत जल भीतर, मतलब कि कमल का पत्ता और कमल जल के बीच में क्या होते हैं? रहते हैं। जल की बूंद किस पर नहीं टिकती? तो इसमें लिख रहा है जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, मतलब कि तेल से सनी गगरी पर एक भी बूंद नहीं लगती है तो टिकती नहीं है, मतलब कि तेल की गागरी इसमें सही आंसर आ जाएगा। ऊधो को कैसा बताया? ऊधो तुम हो अति बड़भागी, तो ऊधो को कैसा बताया गया है? अति बड़भागी बताया गया है। तो ये इसके चारों आंसर थे। पहले में आ जाएगा सूरदास, इसमें आएगा पुरीनी, पुरीनी का मतलब होता है कमल, जल पर किसकी टिकती? तेल की गागरी पर जल नहीं टिकता। और ऊधो को कैसा बताया गया है? ऊधो तुम हो अति बड़भागी, तो आपको लिखना है अति बड़भागी। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि आपके बुक के क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आश्रय है? तो इस वाले क्वेश्चन में हमें आंसर में लिखना है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का यह आश्रय है कि वह अपने स्मृतियों के सहारे जीवन जी रहा है। भाई वो क्या है? अपनी जो यादें हैं उनके अकॉर्डिंग अपना जीवन जी रहा है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है और कवि के मन में सिर्फ उसकी स्मृति ही है, मतलब कि उसकी सिर्फ और सिर्फ यादें हैं और कवि के मन में सिर्फ उसकी स्मृति है। कवि इन स्मृतियों को अपने जीवन का सहारा बनाना चाहता है। तो इसमें यह आंसर आपको लिखना है। बच्चे की दंतरित मुस्कान कवि के मन पर क्या प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें कवि कहता है कि बच्चे के स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिकाएं के फूल झड़ने लग गए हों। बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह बच्चे की मुस्कान देखकर मोहित हो जाता है। कवि को बच्चे की मुस्कान तालाब में खिले कमल के फूल के समान लगती है, तो उस पर यह प्रभाव पड़ा है क्या? ठीक है, तो आपने इस प्रकार इसमें आंसर लिखा होगा तो आपका करेक्ट आंसर है, उसके आपके 2 नंबर मिल जाएंगे क्या? अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो इसमें आपको लिखना था भाई बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी क्योंकि वे अपने सिद्धांत और आदर्शों का दृढ़ता से पालन करते थे। मेन लाइन तो आपको ये लिखनी है इसमें। वे वृद्धावस्था में भी बहुत फुर्तीले थे, उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। उनकी दिनचर्या के बारे में कुछ आप पॉइंट्स भी लिख सकते थे, जैसे कि वे सुबह जल्दी अंधेरे में उठ जाते थे, वे गांव में 2 मील नदी पर स्नान करने जाते थे, वे अकेले ही खेती करते थे, वे कबीर के भजन में सदा लीन रहते थे। ऐसे 3-4 पॉइंट्स आप इसमें और लिख सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में ही हुआ था। शहनाई बजाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रीड डुमराव में सोन नदी किनारे पाए जाने वाली नरकट घास से बनाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादक को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसे एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार से आपने इसमें लिखना था। ठीक है, और अब चाहो तो एक लाइन और लिख सकते थे आप, डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे वाद बजता है, इस तरह दोनों ही का क्या है? बहुत गहरा रिश्ता है, डुमराव का और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का। अगला क्वेश्चन है आपका भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो आपको आंसर लिखना है कि भाई भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि उसे अपने साथियों के साथ खेलने में क्या होता है? बहुत मज़ा आता है। भोलानाथ अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह के खेल खेलना पसंद करता है। जब उसके दोस्त खेलते हैं तो उन्हें देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो अपने साथियों के साथ शरारतें, हुल्लड़बाजियाँ और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। इस प्रकार से आपको 4-5 लाइन इसमें लिखनी थी क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसमें आपको लिखना है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती, संघर्षशील होते हैं। गंतोक के लोग कड़ी मेहनत करके अपने ज़रूरतों को पूरी करते हैं। यहाँ के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। गंतोक की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और व्यापार पर निर्भर करती है, जिससे कि स्थानीय लोग अपनी मेहनत से योगदान देते हैं। गंतोक के लोग अपनी मेहनत से शहर के पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था क्या? ठीक है। बाकी कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए कनखियों से देखना, इसका अर्थ होता है किसी को चुपचाप देखना या गुपचुप नजरें घुमाकर देखना।
ठीक है, ये इसके दो अर्थ होते हैं, या आप तिरछी निगाहों से देखना, ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं। पर आपको सही आंसर में किसी को चुपचाप देखना है, गुपचुप नज़रों से घुमाकर, नज़रें घुमाकर देखना। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य में कुछ भी इसमें प्रयोग कर देना, बीच में इनको रख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 11वां क्वेश्चन। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए भाई, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए, जिसमें प्रमुख बातें आपको लिखनी थी कि राजा को अपनी प्रजा की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, राजा को प्रजा के सुख दुख में साथी होना चाहिए, राजा को प्रजा की हर परेशानी में उनके साथ होना चाहिए, राजा को प्रजा को अन्याय से बचाना चाहिए, राजा को सत्य धर्म न्याय पालना करना चाहिए, राजा को दया करुणा और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, राजा को नीति से राजधर्म की पालना करना चाहिए, राजा को अनीति का साथ कभी नहीं देना चाहिए, राजा को प्रजा की शांति का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखने थे इसमें। ठीक है, आई होप आपने ये लिखे होंगे और आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसमें आपको लिखना था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि ये टिप्पणी पान वाले की गलत और निंदनीय थी। ठीक है, कि भाई उसने गलत टिप्पणी करी थी। पान वाले ने टिप्पणी हालदार साहब से पूछ जाने पर दी थी। कैप्टन शारीरिक रूप से क्या था, अपंग था, मतलब कि वो अपाहिज था, लेकिन उसके देश प्रेम की भावना भरपूर थी। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के सभी गुण थे। वो इतना विवेकशील था कि वह नेताजी की मूर्ति को कभी बिना चश्मे के नहीं रहने देता था। कैप्टन पान वाले से ज़्यादा सक्रिय और विवेकशील था। पान वाला पूर्णतः पनेरी था और उसका संबंध केवल अपनी दुकानदारी से था, सिर्फ उसको अपनी दुकानदारी से मतलब था। पान वाले का ऐसा कहना था कि उसकी स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसमें लिखा होगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किसी एक रचना का परिचय दीजिए। तो मंगलेश, डबराल और यशपाल, तो ये आपके पाठ के आगे दिए गए हैं, तो वहाँ से आपने इनको लिख दिया होगा क्या। ठीक है, और बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, माता का अंचल पाठ जो आपने पढ़ा है, इसको अपने शब्दों में लिखना है क्या आपको। ठीक है, तो इसमें मैं बोलूँगा जो तो सही हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख के आएंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर लेखक की कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है, तो वो आपको जो पाठ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर दोनों के आंसर देने। तो इस प्रकार हमारा जो ये आज का पेपर था हिंदी का, जो अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है, तो उसका एनालिसिस हमने कर लिया है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।